अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक भट्ट और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका मौजू है तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात तारीख से आज तक। ये दोनों आपस में दुश्मन हैं या ये दोनों आपस में दोस्त हैं, इसका फैसला हम करेंगे 5वीं के स्कैन पर। उससे पहले हम आपको सारी तफसील बताएंगे, तारीख बताएंगे, हाल बताएंगे और फिर आपको मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे। ये मौजू न सिर्फ मौजूदा आलमी हालात में इंतहाई अहम है बल्कि इसकी जड़ें तारीख के अंदर बहुत गहरी हैं। इस सीरीज़ की पहली किस्त में हम सफ़र करेंगे खिलाफत उस्मानिया के दौर से लेकर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर तक, यानी वो वक्त जब तुर्की सल्तनत उस्मानिया के नाम से पूरी मुस्लिम दुनिया की क़यादत कर रहा था, और वो लम्हा भी जब खिलाफत ख़त्म करके तुर्की को एक सेकुलर रियासत में तब्दील कर दिया गया। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। खिलाफत उस्मानिया और फ़लस्तीन के हवाले से जब हम बात करेंगे तो नाजरीन हम स्टार्ट करते हैं 19वीं सदी के आखिर तक सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम ताकत थी। इसके ज़ेर नगी मशरिक़ वुस्ता, शुमाली अफ्रीका, यूरोप के कुछ इलाके और बल्कान तक के इलाके शामिल थे। ये बहुत बड़ी एक रियासत थी। फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस भी खिलाफत का हिस्सा थे। इस हवाले से मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों सब के लिए मुक़द्दस सरजमीन समझी जाने वाली जो बैतुल मक़दस है, यहाँ पर तमाम लोग रिहाइश पजीर थे और पुरसुकून और पुरअमन थे। ये बात आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि उस्मानियों ने सदियों तक यहूदियों को अपनी सल्तनत में पनाह दी। हत्ता कि जब भी यूरोप में यहूदियों पर जुल्म होता, उनको दरबदर किया जाता, उनको जिला वतन किया जाता, तो उस्मानी हुक्मरान अक्सर उन्हें अपनी रियासत में जगह देते थे। लेकिन मसला तो उस वक्त पैदा हुआ जब यूरोप में सहूनियत की तहरीक शुरू हुई। अगर हम सहूनियत और सुल्तान अब्दुल हमीद दोनों के का तनाज़ुर का जायज़ा लेते हैं तो 1896 में एक ऑस्ट्रिया का एक यहूदी था जिसका नाम था थियोडोर हर्जल। ये एक बहुत बड़ा रहनुमा था इनका। उसने एक किताब लिखी और ऐलान किया कि यहूदियों को एक अलहदा रियासत की ज़रूरत है, और वो रियासत होनी भी कहाँ चाहिए? वो होनी चाहिए फ़लस्तीन के उस इलाके में जहाँ से बनी इसराइल को, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को निकाल दिया गया था। इस मकसद के लिए उसने बार बार खिलाफत उस्मानिया के जो उस वक्त के सुल्तान थे अब्दुल हमीद सानी, उनसे मुलाकात की कोशिश की। हर्जल ने खिलाफत के सामने बहुत बड़ी पेशकश की। उसने कहा कि अगर उस्मानी सल्तनत उन्हें फ़लस्तीन में ज़मीन दे दे तो वो यहूदी सरमायादार खिलाफत का सारा कर्ज उतार देंगे और सल्तनत को माली तौर पर सहारा देंगे। इस एक जुमले को आप थोड़ा सा गौर करें। ये वो ज़माना है जब यहूदियों ने सरमायादाराना एक सिस्टम डेवलप कर लिया हुआ था और अपने पांव बहुत मजबूत कर लिए हुए थे। अच्छा, इस दौर में न सिर्फ इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को दिया हुआ था कर्जा, बल्कि इन्होंने यूरोप के बहुत सारे ममालिक को भी कर्जा दिया, जिसमें फ्रांस भी शामिल था, जिसमें इंग्लैंड भी यानी कि बरतानिया भी शामिल था। बहरहाल सुल्तान अब्दुल हमीद ने उनके जो पेशकश थी उसका जवाब इस तरह दिया कि मैं अपनी लाश काटकर यहूदियों को फ़लस्तीन नहीं दूंगा। ये ज़मीन उम्मत मुस्लिमा की अमानत है, मैं इसे नहीं बेच सकता, मैं इसमें ख़यानत नहीं कर सकता। ये जुमले आज भी तुर्की और अरब दुनिया में याद किए जाते हैं। इस इनकार के बाद सहूनी तहरीक ने मगरबी ताकतों की तरफ देखना शुरू कर दिया। पहले क्योंकि इनके सल्तनत उस्मानिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने तो कभी तंग ही नहीं किया था इन्हें। लेकिन अब ये अपनी मक्कारी पर उतरे और अपनी एहसान फरामोशी को दोबारा दुनिया के सामने लेके आए, और यूं खिलाफत और सहूनियत के दरमियान खुली कशीदगी पैदा हो गई। अब पहली जंग अज़ीम और फ़लस्तीन के कब्जे के हवाले से अगर हम बात करें तो अब आते हैं 20वीं सदी के आगाज़ की तरफ। 1914 में पहली जंग अज़ीम छिड़ जाती है। सल्तनत उस्मानिया जर्मनी का साथ देती है।
जबकि दूसरी जानिब बरतानिया और फ्रांस मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं। यहाँ आप देखें, बरतानिया ये भी एक मक्कार कौम है। इन्होंने दो चालें चली। पहला इन्होंने क्या किया कि शरीफ मक्का, जो कि एक अरब था, उसका नाम शरीफ हुसैन था, उसके साथ वादा किया कि अगर वो खिलाफत के खिलाफ, यानी कि खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बरतानिया की मदद करेगा तो वो बरतानिया उन्हें एक आज़ाद रियासत, यानी कि एक आज़ाद अरब रियासत बनाकर दे देंगे। इसी दौरान एक तरफ यह वादा अरबों के साथ, दूसरी तरफ 1917 का बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए कौमी वतन कायम किया जाएगा। अब आप देखें, एक ही टाइम में दो अलग अलग बातें, यानी एक तरफ अरबों को फरगला दिया गया और दूसरी तरफ यहूदियों को भी एक हरी झंडी दिखा दी कि भाई तुम्हें भी तुम्हारा हम मुल्क बना के देंगे। जंग के अख्ताम पर बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्जा तो कर ही लिया हुआ था, क्योंकि इधर अरबों ने मुखालफत की, तुर्कों ने इसलिए ज़्यादा यहाँ पे तशद्दुद-आमेज़ रवैया नहीं इख्तियार किया, क्योंकि ये हरमैन का इलाका था और वो नहीं चाहते थे कि हरमैन के इलाके में तुर्की की वजह से या तुर्की अपनी हुकूमत की वजह से को खून खराबा करे। उन्होंने अपनी पसपाई इख्तियार की और इन इलाकों को छोड़ दिया। ये वो लम्हा था जब फ़िलिस्तीन की असल कहानी और बाद में इसराइल के क़याम की बुनियाद रख दी गई। जब हम जिक्र करेंगे खिलाफत के खात्मे का, तो इसके साथ ही दूसरा चीज़ अटैच है, अतातुर्क का अहद। जी जनाब, 1924 में खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया और तुर्की एक नई रियासत के तौर पर सामने आया, जिसके सरबराह थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने न सिर्फ ये कि खिलाफत का खात्मा किया, बल्कि उसने तुर्की को यूरोप की तर्ज के ऊपर बनाना शुरू कर दिया। इस्लामी वर्से और खिलाफती वर्से को पसे पुश डालकर अतातुर्क ने सेकुलर निज़ाम अपना लिया। हत्ता कि नहीं ज़रूरत थी इस चीज़ की, लेकिन फिर भी उसने अरबी रस्मुल ख़त को ख़त्म किया और लतीनी यानी कि लैटिन जो हरूफ हैं उनको वहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस्लामी कवानीन की जगह यूरोपी कवानीन लागू कर दिए और तुर्की को मगरिब का इत्तेहादी बनाने की पॉलिसी इख्तियार कर ली। ये वो लम्हा था जब तुर्की की पॉलिसी में ज़बरदस्त तब्दीली आई। अब वो खिलाफत की तरह उम्मत मुसलमान की क़यादत करने वाली ताकत तो नहीं रहा था, बल्कि एक सेकुलर और यूरोप नवाज मुल्क बन गया। अतातुर्क के दौर में इसराइल अभी वजूद में नहीं आया था, लेकिन ये हकीकत है कि इसी दौर ने वो बुनियाद रखी जिसकी वजह से बाद में तुर्की इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। वजह क्या थी? वजह यही थी कि अतातुर्क का तुर्की मगरिब के बहुत करीब चला गया था। आप यही समझें कि तुर्की को भी मगरिब के रंग में रंग दिया गया था और मगरिब ही इसराइल के क़याम की सबसे बड़ी वजह थी। वही तो पुष्ट नहीं कर रहे थे। ऐलान बिलफोर किसने किया था? उन्होंने किया था। मैं अगर खुलासा आपके पास पेश करूं आज के सारे व्लॉग का, अगर हम इस पूरे दौर का खुलासा करें तो तीन बड़ी बातें जो हमारे सामने आई, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी कि खिलाफत उस्मानिया ने फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था। फिर पहली जंग अजीम और बल्फोर डिक्लेरेशन ने फ़लस्तीन में यहूदियों के आबाद होने का रास्ता बिल्कुल सीधा साफ कर दिया था। फिर तीसरी बात जो हुई वो खिलाफत के खात्मे के बाद तुर्की के सेकुलर मॉडल ने इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद डाल दी। नाज़रीन, ये थी हमारी सीरीज़ की पहली किस्त। हमने देखा कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इनका नाम था बेसिकली। हमने देखा कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने फ़लस्तीन को बेचने से इनकार किया। पहली जंग अजीम ने फ़लस्तीन के नक्शे को ही बदल दिया और खिलाफत के खात्मे ने तुर्की को एक नया रंग दिया, नया रुख दिया। अगली किस्त जो हमारी दूसरी आ रही है उसमें हम बात करेंगे कि अतातुर्क के बाद से लेकर अर्दगान के दौर तक, यानी 1948 में इसराइल के क़याम से, सर्द जंग के ज़माने में और तुर्की के इसराइल के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर ये एक किस्त मुश्तमिल होगी।
हमारे साथ रहिएगा। हम आपको लम्हा ब लम्हा की एक तफसील देंगे। ये तमाम तफसील उन तमाम लोगों के लिए जो हालात हाज़िरा पर नज़र रखते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि आजकल हर इंटरव्यू में हालात हाज़िरा के मुतालिक आपसे ज़रूर पूछा जाता है, तो उस सेक्शन को मुकम्मल करना बच्चों के लिए इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो हर जगह से जाकर चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते। अपने बच्चों को इस तमाम सीरीज़ के साथ मुंसलिक कीजिएगा। मुझे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। ये तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ, ताकि ऐसा पैगाम जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है वो दूर से दूर तक पहुँच सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा दूसरी किस्त तक। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।